जी गुड मॉर्निंग। क्लास टाइम पे नहीं है? कैसे होती है टाइम पे? जी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो 8:05 हुए हैं ना? ऐसा है, जो स्टैटिक जीके वाली क्लास है ना वो सुबह सुबह लगा करेगी। और जो हरियाणा पुलिस का बैच चल रहा है उसकी क्लास इवनिंग में होती है। जी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। टाइम इंक्रीज आज कर देंगे, क्लास का टाइम इंक्रीज। एक्चुअली फिर उसके बाद ऑफलाइन क्लासेज होती है तो फिर टाइम मेरे पास तो कम है, बाकी टीचर्स का हो जाएगा इंक्रीज। इस बैच में एंशियंट हिस्ट्री में कैसे कर सकता हूँ? पीडीएफ नहीं मिल रही? अरे पीडीएफ मिलेगी, एक बार युद्ध पूरे होंगे ना तब युद्ध की जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आपको सिर्फ स्टैटिक जीके में दूंगा मैं। हिस्ट्री की क्लास में कोई पीडीएफ नहीं होगी। हिस्ट्री में जो मैं करवाता हूँ वही मिलेगा बस आपको। 2 मिनट का समय है, बाकी लोग भी जुड़ जाइएगा। जी तो चलिएगा, शुरू करते हैं हम। आप लोग सुबह सुबह कॉपी पेन लेकर के बैठे हो ना? कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए जी। डाउट का रिप्लाई नहीं मिलता? आपने पूछा ही नहीं अब तक तो। तो चलिए जी फिर, अब हम शुरू करते हैं। अगर आप लोगों के कमेंट पूरे हो गए हो तो, मैंने आप लोगों से एक ही बात पूछी थी, उससे रिलेटेड किसी ने कोई कमेंट नहीं किया है कि कॉपी पेन लेकर के बैठे हो क्या। इससे साफ दिखाई देता है कि सुबह सुबह सब टाइम पास के लिए वीडियो देखते हैं, कोई भी पढ़ने का इच्छुक नहीं है। मतलब जो सवाल मैं पूछता हूँ उसका जवाब नहीं है, बाकी आप लोगों की समस्याएं प्ले लिस्ट बनवा दो सर, ये बनवा दो सर, वो नहीं लग रही सर, वो नहीं लग रही सर। तो चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं। स्टैटिक जीके में हमारे युद्ध चल रहे थे, इंडियन हिस्ट्री के प्रमुख युद्ध। देखिए, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। हाइडेस्पीस का युद्ध हो गया, रावर का युद्ध हो गया, पेशावर का युद्ध हो गया, कलिंग का युद्ध हो गया, तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, लास्ट हमने तराइन की दूसरी लड़ाई ही जो है डिस्कस की थी। अब देखिए, क्लास तो अब हम शुरू करते हैं जी आगे। चंदावर का युद्ध देखिए जी। तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली पे कब्जा कर चुका है, और आप ये कह सकते हो कि मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल चुका है। मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी थी,
और मुस्लिम साम्राज्य की नींव डली है, सिर्फ अभी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ नहीं है, ठीक है। तब मोहम्मद गोरी को लगा कि अब दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान को निपटा दिया है, अब जितने भी हिंदू राजा बचे हैं सबको निपटाना शुरू करते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने इसके 2 साल बाद 1194 कन्नौज के राजा पे अटैक किया। कन्नौज का राजा था जयचंद। तो मोहम्मद गोरी को लगा कि अब कन्नौज के राजा को भी देख लिया जाए। तब 1194 में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा के ऊपर अटैक किया। इस अटैक में इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है जी, चंदावर। यूपी में एक जगह है चंदावर, तो चंदावर का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ मोहम्मद गोरी और दूसरी तरफ जयचंद। मतलब इनमें इतना फर्क है कि जो 1191 में हुआ था तराइन फर्स्ट, वो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। 1192 में हुआ था तराइन सेकंड, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज अगेन। लेकिन 1194 में 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ है, यह युद्ध होगा मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। इस युद्ध में जयचंद को हराया जी, मोहम्मद गोरी ये युद्ध जीत गया। यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने नींव डाल दी थी और अब आगे विस्तार करना शुरू कर दिया है। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गोरी जीत गया और 1194 में चंदावर का दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गोरी जीत गया। ये था जी चंदावर का युद्ध। इससे रिलेटेड कोई कमेंट है तो बताइए, फिर आगे चलते हैं हम। हाँ जी, कल क्लास स्टार्ट हुई थी और ये बैच आपका स्टैटिक जीके का बैच है, हिस्ट्री का बैच नहीं है, ये भी ध्यान रहे आपको। कोई दिक्कत? यार ये जो लोग एमसीक्यू की बुक बता दो सर, ये है सर, वो है सर, मतलब इस टाइप के कमेंट का मतलब क्या है? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पे बात कीजिए आप लोग। ये मैनेजमेंट वाला काम आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं मैनेजमेंट वाला काम करना शुरू कर देता हूँ, मैनेजमेंट वाले क्लास ले लेंगे फिर। इस तरह की सारी जानकारी आप मोहन सर से पूछेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ जी, जयपाल की नहीं है, वो जयचंद की बेटी थी। चलिए जी, अब देखिए आगे। अगला युद्ध है हमारा पानीपत फर्स्ट। इंडियन हिस्ट्री में जब भी आप हिस्ट्री का नाम लेते हो ना, तो सबसे पहले माइंड में पानीपत की लड़ाई आती है। बच्चे से भी हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछोगे तो वो पानीपत की लड़ाई का नाम लेगा। यानी कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे ऊपर रोल पानीपत के युद्ध का है। आज तक अगर हिस्ट्री के बारे में सब कुछ सुना है तो वो पानीपत की लड़ाई पक्का सुनी होगी, ठीक है? पानीपत की लड़ाई हिस्ट्री में सबसे फेमस है। आज वो लड़ाई आप लोग लाइव देखेंगे। देखिए जी, थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं। भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी जी। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 में स्टार्ट हुई थी और 1526 तक चली थी। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के बीच चली थी। इस सल्तनत में 5 वंश आए थे मुसलमानों के राज करने के लिए। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आखिरी वंश था लोधी वंश। लोधी वंश का समय रहता है 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है? लोधी वंश का
आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने 1517 से लेके 1526 तक राज किया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की एक दिक्कत थी कि किसी भी अपने उत्तराधिकारी, किसी भी राज्य के मालिक पे भरोसा नहीं करता था। इसके समय दिल्ली सल्तनत के पास 1 लाख की सेना थी। कितने सैनिक थे? 1 लाख। 1 लाख सैनिक थे। लेकिन इसी के समय मेवाड़ जो है अलग था। मेवाड़ दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था और मेवाड़ में था राणा सांगा, जिसके पास 35,000 सैनिक थे। और इब्राहिम लोदी तो दिल्ली पे राज कर रहे हैं, मेवाड़ थोड़ा इधर हो गया। और दिल्ली के इधर अगर बात करें तो पंजाब। पंजाब का उस समय दौलत खां लोदी जो है गवर्नर था, और ये इब्राहिम लोदी का कजन है। ठीक है, दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी की इब्राहिम लोदी के साथ बनती नहीं थी और वो चाहता था पंजाब को मैं स्वतंत्र कर लूं, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि इतना बड़ा नाम नहीं है। इब्राहिम लोदी बहुत बड़ा नाम था। इब्राहिम लोदी ये सोच के हैरान था कि मेवाड़ स्वतंत्र है और मेवाड़ की उभरती हुई शक्ति उसको अच्छी नहीं लग रही थी। तब इब्राहिम लोदी ने सोचा कि मैं मेवाड़ को कंट्रोल कर लूंगा, और मेवाड़ को कंट्रोल करने के लिए इब्राहिम लोदी ने 1517 और 18 के बीच एक युद्ध किया था राणा सांगा के साथ। युद्ध का नाम था खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ लोधी। इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार के गया था खातौली के युद्ध में। मतलब यह है, अगर हम इसको मैप के हिसाब से समझें, अब देखो आज बोर्ड जो है छोटा पड़ गया, कंटेंट हमारा इतना है। इब्राहिम लोदी दिल्ली में था, राणा सांगा मेवाड़ में था। तो इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ को कुचलने की कोशिश की कि मेवाड़ को नीचे दबा दिया जाए। इस मेवाड़ को दबाने के लिए इब्राहिम लोदी ने युद्ध लड़ा था, खातौली का युद्ध। खातौली के युद्ध में लेकिन राणा सांगा ने इसको बुरी तरह से पीटा था। इब्राहिम लोदी वापस चला गया। ठीक है, तब आप ये कह सकते हो कि इस पानीपत की लड़ाई से पहले इब्राहिम लोदी एक बार हार चुका था, वो भी राणा सांगा से। तब राणा सांगा और दौलत खां ये दोनों परेशान हो जाते हैं कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली में नहीं रहने देंगे, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका। ये यहां पे हार होने का मतलब है ये युद्ध मेवाड़ में हुआ था और घर पे तो फिर हर कोई शेर होता है। राणा सांगा इसलिए जीत गया था। अब राणा सांगा दिल्ली जाके भी तो नहीं हरा सकता ना, क्योंकि उसके पास लाखों की सेना है। तब मेवाड़ से और पंजाब से इन दोनों ने काबुल में कांटेक्ट किया, काबुल में संदेश भेजा, और काबुल का राजा था बाबर। यानी कि इन लोगों ने बाबर को इनवाइट किया। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये मैप बना लिया हो तो मैं एक बार इस मैप को जो है साफ करता हूं। ये आप लोगों ने बना लिया होगा। अब देखिए जी, काबुल में संदेश भेजा पंजाब के शासक या फिर गवर्नर दौलत खां ने और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने। अब काबुल का राजा था बाबर। एक काबुल का राजा कैसे बना, क्या परिस्थितियां थी, ये सब तो आपको रेगुलर बैच में ही देखने को मिलेगा कि बाबर यहां पे क्या कर रहा है। ठीक है, इसकी भी एक मजेदार कहानी है, लेकिन उसके लिए आपको दूसरा बैच देखना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सर उत्सुकता पैदा कर देते हैं, फिर दूसरे कोर्स के लिए जो है हमें मजबूर कर देते हैं। अब क्या करें भाई। बाबर जो है काबुल का राजा था, तो बाबर को इनविटेशन मिला। उस समय तक बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, केवल 12,000। तब बाबर ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि सामने 1 लाख सैनिक है और दिल्ली सल्तनत को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तब राणा सांगा ने कहा साहब मैं सहायता कर दूंगा, और एक बार पिट भी चुका हूं इब्राहिम लोदी को
खातुली युद्ध में। बाबर इन दोनों की बातों में आ गया और इन दोनों की बातों में आकर के बाबर ने अटैक कर दिया। उससे पहले बाबर भारत पे 4 बार अटैक कर चुका था, अब ये 5वां अटैक होगा। और वो 4 हमले तो आप लोगों को कंप्लीट हिस्ट्री की क्लास में ही पढ़ने होंगे। बाबर अपना 5वां अटैक कर देता है जी 1526 में। बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी के पास कांटेक्ट करवाता है, भाई लड़ाई करनी है, बढ़िया सा मैदान बुक करवा ले कोई। इब्राहिम लोदी कहता है साहब मैदान तो यही ठीक है फिर, पानीपत वाला। अब होगी पानीपत की लड़ाई। इब्राहिम लोदी को पता लगता है जी, इब्राहिम लोदी अपनी पूरी सेना लेकर के आ गया। आप लोग कहें तो मैं ये मेवाड़ का राजा साफ कर सकता हूं एक बार, इसका कोई इसमें इस्तेमाल होगा नहीं। देखिए जी, अब देखिए इब्राहिम लोदी अपनी पूरी सेना लेकर के आ गया पानीपत के मैदान में। इस युद्ध को समझना जरूरी है। इब्राहिम लोदी ने अपनी सेना को दूर तक तैनात कर दिया। यह है इब्राहिम लोदी, 1 लाख सैनिक है। इधर से बाबर ने भी अटैक कर दिया जी, बाबर भी पहुंचा, लेकिन बाबर तो इसलिए आया था ना क्योंकि इसको सहायता मिलने वाली थी राणा सांगा से और दौलत खां लोदी से। दीपक कुमार, कल भी हिस्ट्री की क्लास हुई थी, अब भी हिस्ट्री की क्लास है। पता नहीं बड़े अजीब अजीब कमेंट है सर, पहले एक सब्जेक्ट कवर करवा दो, वही तो कवर करवा रहा हूं ना। आज अगर बायो की होती फिर तो बोलते आप ये बात। मतलब आपके ऐसे कमेंट जो है ये साबित कर देते हैं कि मुझे कमेंट नहीं पढ़नी चाहिए, आप लोग चाहे कुछ भी पूछते रहो बस। देखो जी, अब बाबर यहां पानीपत के मैदान में जो है इब्राहिम लोदी वेट कर रहा है 1 लाख सैनिकों के साथ। बाबर यहां से निकला और बाबर जब भारत में एंट्री करता है तो राणा सांगा ने कोई सहायता नहीं की। राणा सांगा अपना फोन स्विच ऑफ कर लेता है। दिमाग खराब हो गया बाबर का, अब क्या करूं, मेरे पास तो 12,000 सैनिक है, सामने 1 लाख सैनिक है, कैसे युद्ध करूंगा। लेकिन बाबर बहुत टेक्निकल था। बाबर ने सोचा ये युद्ध में जीत सकता हूं अगर मैं दिमाग से चलूं। बाबर के पास 12,000 सैनिकों के साथ साथ 2 खास चीज थी, तोप और तुलगमा। युद्ध लड़ने की एक पद्धति है तुलगमा, तोप और तुलगमा। तोप तो युद्ध लड़ने के लिए यंत्र हो गए, ठीक है, तोप का इस्तेमाल पहली बार होगा। और तुलगमा पद्धति युद्ध लड़ने की एक पद्धति है। बाबर अपने 12,000 सैनिकों को लेकर मैदान में पहुंच गया। बाबर ने सोचा देखी जाएगी जो होगी। बाबर ने तुलगमा पद्धति अपनाई। तुलगमा का मतलब है अपने 6,000 सैनिकों को तो लगा दिया ऐसे। आप ये देखिए इब्राहिम लोदी की सेना तो दूर तक खड़ी है ऐसे, बाबर ने अपने सैनिकों को ऐसे लगाया ताकि यहां से देखने पर यह लगे कि इतनी लंबी सेना है, पीछे भी इतने ही होंगे। लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ आगे आगे लगा दिया ताकि उनको लगे कि ज्यादा सेना है, चारों तरफ से घेर रखा है। और जो बाकी बचे थे ना 6,000, उनको 3-3 हजार करके रिजर्व कर लिया दोनों दिशाओं में। सामने वाले की सेना को 3 तरफ से घेरना है। ये बाद में आएंगे, ये भी बाद में आएंगे, शुरू में ये अटैक करेंगे ताकि इनकी सेना ये सोचे कि इतनी लंबी सेना थी, यहां से भी आ गए, यहां से भी आ गए। इसके पास तो 2-3 लाख सैनिक है, लेकिन थे सिर्फ 12,000। सैनिकों को लगाया ही ऐसे और बचा कुचा काम कर देंगे। तो एक बंदा था जिसका नाम था अली, उसको यहां पे खड़ा किया। दूसरे का नाम था मुस्तफा, इसको यहां पे खड़ा किया। अब क्या करें, HSSC पूछ सकता है ना तोप किसने चलाई थी, तो इसलिए बता रहा हूं नाम। अली और मुस्तफा दोनों इसके अगल बगल में खड़े हो गए। अच्छा, बाबर पीछे खड़ा है, इब्राहिम लोदी आगे खड़ा है। इब्राहिम लोदी बेवकूफ था, इसको पता नहीं था कि युद्ध में कैसी सिचुएशन होती है। सेना जरूर है, युद्ध का अभ्यास नहीं था। बाबर बचपन से लड़ाइयां करता रहा है जी। बाबर के पास टेक्निक थी। बाबर सैनिकों के पीछे इसलिए खड़ा हुआ था ताकि सैनिकों का मनोबल बढ़े। शाबाश, वेरी गुड, तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, वेरी गुड। इस तरीके के कमेंट करता रहेगा, सैनिक 2 तीर फालतू चलाएंगे। अब युद्ध शुरू हुआ जी 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का मैदान, इसको बोलेंगे पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526। इस युद्ध में एक तरफ इब्राहिम लोदी, दूसरी तरफ बाबर। एक तरफ 1 लाख सैनिक, दूसरी तरफ 12,000 सैनिक। एक तरफ तलवारें चलेंगी, दूसरी तरफ तोप चलेंगी। यह युद्ध चला मात्र 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट।
इससे पहले कि 2 क्लास फिनिश हो, बाबर का युद्ध फिनिश हो गया था, पानीपत का पहला युद्ध। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मौके पे मारा गया। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया था। एकमात्र शासक जो युद्ध में मारा गया वो इब्राहिम लोदी है। ठीक है, इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि लोदी वंश भी खत्म हो गया और दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो गई। इस युद्ध के बाद शुरू हुआ मुगल वंश। इस युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हुए हैं, बताइए जी, कुछ पूछना है तो। हाँ जी, अली और मुस्तफा दोनों तोपची थे। अब मैंने ये बता दिया सिंपल सी कि इसने भी तोप चलाई, इसने भी तोप चलाई, मतलब वही है। हाँ जी, भारत में पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ था, ये मैंने तोप लिखते ही बता दिया था। बताइए जी, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो। नहीं जी, एक नहीं थी ना तोप इसके पास। वो तोप का नाम पूछा था शेरशाह सूरी के टाइम पे, शेरशाह सूरी जिस तोप के विस्फोट के कारण मरा था। शुक्र अब ये नहीं पूछ लोगे कि गोले का नाम क्या था तोप में जो डला था। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है, बाकी हरियाणा जीके में करवाया जाता है। हम बाबर का बता देंगे आपको। बाबर किस वंश से संबंध रखता था? वेरी गुड। देखिए साहब, बाबर का जो वंश था ना, मैं आपको बता दूं, बाबर मुगल वंश का नहीं था, ये बात ध्यान रखे। मुगल इनको कहा जाता है बस। बाबर का जो वंश था, देखो, बाबर एक तो तुर्की जाति से संबंधित हो गया, क्योंकि तैमूर के खानदान से था बाबर, पिता की तरफ से तैमूर तुर्की था। और एक मंगोलों से, क्योंकि बाबर की जो मम्मी थी वो मंगोलों के खानदान की थी, चंगेज खान के खानदान की। अब एक तो तुर्की वंश है, इसके पिता तुर्की हैं, मम्मी मंगोल है। अब इन दोनों को मिलाकर के बना था चदकाती तुर्क। इन दोनों को मिला के एक नया वंश बनता है जी, चदकाती तुर्क। इनको चदकाई तुर्क भी बोलते हैं, चदकाती तुर्क या फिर चदकाई तुर्क। लेकिन चदकाती तुर्क तो इनका वंश हो गया, फिर इनको मुगल क्यों कहा? क्योंकि बाबर अपने पिता को फॉलो नहीं करता, बाबर अपने पिता को पसंद नहीं करता था। बाबर नामा में इस बात का जिक्र है, बाबर ने अपने पिता को मतलब अजीब अजीब तरीके से पेश किया है कि मेरे पिता का बेकार शरीर, चेहरा भी बेकार था, इस तरीके की बातें उसने बाबरनामा में लिख रखी है। तो बाबर अपने पिता को फॉलो नहीं करता, मतलब बाबर को तुर्की बनना पसंद नहीं है। बाबर फॉलो करता था अपनी मम्मी को, बाबर अपने पिता को फॉलो नहीं करता। इसका एग्जाम्पल ये भी है, 1507 में जब वो काबुल को जीता था ना, अपने पिता का टाइटल त्याग कर दिया था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, शुरू में बाबर का नाम भी मिर्जा था, बाबर ने मिर्जा का त्याग कर दिया। बाद में अब बाबर सिर्फ अपनी मम्मी को फॉलो करता है, मम्मी थी मंगोल। अब जो दिल्ली सल्तनत भारत में चल रही थी उसकी भाषा थी फारसी, मंगोलों को फारसी में मुगल कहा जाता है, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा था मुगल। ठीक है, हम लोगों ने इसका डीएनए टेस्ट कर दिया। हाँ, अब हम मुगल वंश ही मानेंगे इसको। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया था। अनुवाद, अच्छा अनुवाद लिख रखा है क्या? अब्दुल रहीम खान ए खाना। बाबरनामा बाबर ने तुर्की में लिखी थी। इसके रिलेटेड कोई दिक्कत है तो बताइए जी। हाँ जी, बैरम खां वाला बेटा। आप लोग साथ साथ में नोट कर रहे हो ना?
साथ साथ में अच्छे से नोट्स बना रहे हो ना आप लोग, जितने भी युद्ध हैं? नो यस? अगर यार नोट नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है? समझ में तो आ रहा है, लेकिन अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो देखो स्टैटिक जीके में कुछ बिगड़ेगा थोड़ी ना। अब मान लो इन फ्यूचर कोई भी एग्जाम दोगे, हर एग्जाम में एक या दो युद्ध पक्का आता है, तो हर एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है ये। नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नोटेड। सीधा ही याद तो हो गया, लेकिन नोट्स बनाने भी जरूरी है। चार युद्ध नहीं थे साहब, वो चार अटैक थे। एक 1519 में किया था, भैरा नाम की जगह पे है पाकिस्तान में। उसके बाद 1520 में किया था सेम जगह यूसुफ जई जाति के ऊपर। और उसके बाद 1524 में दो किए थे पंजाब में। पानीपत की जो लड़ाई है वो बाबर का पांचवा अटैक था। वो चार अटैक हम हिस्ट्री की क्लास में पढ़ते हैं। कंप्लीट बैच के लिए कौन सा कोर्स लेना है? अभी जो चल रहा है हमारा 2999 में, वो ले सकते हो आप, नहीं तो इन फ्यूचर नए बैचेज भी आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, पहले ही बना रखे हैं तो। एसएससी के लिए बहुत बेनिफिशियल है जी। आप ये समझ लो, जो मैं स्टैटिक जीके का जो हमारा बैच चल रहा है, जो फोगाट सर करवाते हैं या मैं करवाता हूं, या फिर जो मैं हिस्ट्री करवा रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर एग्जाम की नहीं करवा रहा कि ये तो सिर्फ ग्राम सीयू की करवा रहा हूं। मैं आप लोगों को एसएससी, एचएसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिर्फ बैंकिंग को छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग में हिस्ट्री आती नहीं है, बाकी सब एग्जाम में वो हिस्ट्री आएगी जो आप लोगों को यहां पे करवाई जा रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, अगले युद्ध की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। हाँ जी साहब, ऐसा ही है। जन्म कब हुआ बाबर का? 1483 में। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था जी, फरगना में, जो आज उज्बेकिस्तान में है। उज्बेकिस्तान। आप किसी में भी पीछे नहीं रहेंगे, सिर्फ हिस्ट्री नहीं। ये अकबर का 2 अक्टूबर नहीं है मैडम, 15 अक्टूबर 1542 आएगा। चलिए जी, आगे चलते हैं। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध। ठीक है, देखिए जी। अच्छा, जो वो प्रॉपर वाली डेट होती है ना, वो डेट आपको सिर्फ पानीपत की 3 लड़ाइयों के लिए याद रखनी है। वैसे आपको सिर्फ सन याद रखना है। ठीक है, देखो जी, अब हम चलते हैं खानवा के युद्ध की तरफ। अब देखिएगा, मेवाड़ का राजा था राणा सांगा। और राणा सांगा भी बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत खतरनाक आदमी था राणा सांगा। राणा सांगा से लोग इतना घबराते थे कि युद्ध के मैदान में छोड़ करके भाग जाते थे। राणा सांगा बहुत बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा योद्धा कि शरीर पे 80 घाव थे, इतने युद्ध लड़ चुका था। राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, और एक पांव भी नहीं था। उसके बावजूद राणा सांगा मौत का दूसरा नाम बना हुआ था। तब पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा, इन दोनों पे कब्जा हो चुका था बाबर का। बाबर का कब्जा हो चुका था दिल्ली और आगरा पे। और बाबर शुरू में, देखो राणा सांगा ने बुलाया पता है क्यों था इसको? राणा सांगा को लग रहा था कि ये लुटेरा है और लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन बाबर ने मन बना लिया पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर यहीं बसेगा। तब
बाबर ने भी सोचा कि यार राणा सांगा ने मुझे युद्ध में बुलाया था और पानीपत के युद्ध के समय मेरा फोन तक नहीं उठाया था इसने, यानी कि मेरी सहायता नहीं की थी। अब बाबर राणा सांगा के ऊपर अटैक करेगा, राणा सांगा के खिलाफ विद्रोह चलाएगा। तो बाबर ने अपनी कुछ सेनाओं को पहले ही भेजना शुरू कर दिया था। मेवाड़ के इलाके में एक जगह है बयाना, अपने कुछ सैनिकों को पहले भेज दिया। बयाना का एक दुर्ग है और वहां पे मुगल सैनिकों ने कब्जा कर लिया, मुगल सेना ने वहां कब्जा कर लिया। और बाबर बाकी जो सेना है ना, अन्य सैनिक जो कि इसको दिल्ली से ही मिल गए थे, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी कि अगला मिशन जो है हमारा बड़ा खतरनाक मिशन होगा, उस पे चलेंगे। और जो इसके पहले से ट्रेंड सैनिक थे उनको भेज दिया इसने बयाना दुर्ग पे कब्जा करने के लिए। इसने सोचा कि राणा सांगा को हमें ऐसे ही घेरना पड़ेगा। इधर बाबर बाकी सैनिकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। राणा सांगा को जैसे ही पता लगा कि बयाना पे कब्जा हो चुका, राणा सांगा का हो गया दिमाग खराब, पहुंच गया सेना लेके बयाना में। तब राणा सांगा ने बयाना दुर्ग पे जितने भी मुगल सैनिक थे सबको पीटना शुरू कर दिया, सबको बुरी तरह से पीटा। राणा सांगा ने इतना बुरी तरह से पीटा। इधर बाबर जो अन्य सैनिकों को ट्रेनिंग देकर के कहता है कि हम तैयार हो सारे, हमारा अगला मिशन है राणा सांगा। सारे सैनिकों ने मना कर दिया, राणा सांगा उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे। बाबर ने कहा तुम लोग पागल हो, मैंने आधे से ज्यादा सेना भेज रखी है, वो राणा सांगा को हरा देंगे वहां पे, हम भी चलेंगे। सैनिकों ने कहा आपने सेना भेज रखी है, वो सेना वापस आने वाली है, एम्बुलेंस में आएंगे वो लोग वापस, क्योंकि राणा सांगा बहुत खतरनाक आदमी है। इधर बाबर इनको मनाने में लगा हुआ था, यहां से पिटे हुए सैनिक भी पहुंच गए। माहौल पहले से ही खराब चल रहा था, ये भी पहुंच गए। बाबर ने देखा उन लोगों के घाव, अब वो पहले वाले सैनिक और भी घबरा गए, इनकी शक्ल देखो पहले कितना पिट के आए हैं। तब बाबर बहुत बार कोशिश की कि राणा सांगा के खिलाफ सैनिकों को तैयार करने की, लेकिन सेना नहीं मानी। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है ना बाबरनामा, बाबरनामा में बाबर ने लिख रखा है, बाबरनामा खुद बाबर ने लिखी थी तुर्की भाषा में। बाबरनामा में लिख रखा है बाबर ने कि राणा सांगा के खिलाफ जाने से मेरी सेना घबराई हुई थी। बाबर ने बार बार कोशिश की भाई मान जाओ, सैनिकों ने कहा इस मामले में नहीं मानेंगे, राणा सांगा की जगह कोई और होता तो हम चले जाते, लेकिन उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे। बाबर ने सैनिकों को ऑफर देने शुरू कर दिए, सबकी सैलरी बढ़ा दूंगा। सैनिकों ने कहा नहीं चाहिए। बाबर ने कहा पैसे डबल दे दूंगा सबको, नहीं चाहिए। बाबर ने कहा शराब छोड़ दूंगा मैं, सबकी शराब बंद करवा दूंगा, करवा दो, नहीं जाएंगे युद्ध में। बाबर ने कहा टैक्स माफ कर दूंगा। सैनिकों ने कहा हम युद्ध में चले गए तो बचेंगे ही नहीं, टैक्स का क्या करना है फिर। बाबर ने तरह तरह के ऑफर दिए लेकिन सेना नहीं मानी। तब बाबर ने फाइनली जिहाद का नारा दिया। बाबर ने कहा ठीक है, मैं इस युद्ध को जिहाद घोषित करता हूं। जैसे ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया, सैनिक खुश हो गए और सैनिकों ने कहा चलो फिर। मतलब ऐसा क्या है जिहाद में? जिहाद का मतलब होता है, बाबर ने कहा जितने भी नॉन मुस्लिम है, जितने भी नॉन मुस्लिम है उनको मुस्लिम बनाओ। मतलब ये युद्ध हम जिहाद के नाम पे लड़ेंगे, धर्म के नाम पे लड़ेंगे। हमारे धर्म पे बात आ गई, यहां जितने भी गैर मुसलमान हैं सबको मुसलमान बनाओ, जिहाद का नारा इसको बोलते हैं। सेना मोटिवेट, ठीक है धर्म की बात है। बाबर ने कहा जिहाद का मतलब यही है, अगर बच गए तो जन्नत प्राप्त हो गई, मर गए तो अल्लाह की गोद में जाओगे, क्योंकि जिहाद के नाम पे लड़ रहे हो। अब सबको इतना बढ़िया ऑफर मिल गया कि ठीक है इस युद्ध में तो शहीद भी हो गए तो अल्लाह के पास जाएंगे। जिहाद का मतलब ये है, सेना मोटिवेट। अब राणा सांगा तो बयाना के दुर्ग पे बैठा वेट कर रहा है कि इसको पता था राणा बाबर यहीं आएगा, लेकिन राणा सांगा वहां वेट करे और बाबर सेना को मनाने में ही टाइम लग गया। सैनिक माने तो बाबर ने प्लान चेंज कर दिया, बयाना में नहीं चलेंगे क्योंकि वो बंदा पहले से और पिच तैयार करके बैठा होगा, हम मैदान चेंज कर देंगे। तब बाबर अपनी सेना को मना करके खानवा के मैदान में पहुंचा, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। कहां पहुंचा? खानवा के मैदान में। अब होगा 1527 में खानवा का युद्ध। बाबर युद्ध में पहले पहुंच गया क्योंकि मैदान वहां राणा सांगा तो बयाना में वेट कर रहा है, मैदान में पहले पहुंच गया जी।
अब खानवा के मैदान में बाबर और सेम वही पद्धति तुलगमा अपने सैनिकों को आगे लगाया, दो दिशाओं में झाड़ियों में और पहाड़ियों में छुपा के रख लिया सैनिकों को। तब राणा सांगा बयाना में वेट कर रहा है, ये खानवा में पहुंच गया, खानवा भी मेवाड़ के इलाके में था, और अपने आसपास तोप तैनात कर ली। अब जब राणा सांगा को पता लगा कि वो बयाना में नहीं आने वाला, वो खानवा में है, तो राणा सांगा भी आएगा। अब मेवाड़ से बयाना से चल के राणा सांगा भी पहुंचा। बाबर तो इस बात से खुश था कि मैं खानवा के मैदान में पहले पहुंच गया हूं, मेरे सैनिक जगह जगह छुप गए हैं और आधे से ज्यादा सैनिक मैंने यहां रख लिए सामने, और जो छुपे हुए सैनिक है वो राणा सांगा को मार देंगे। लेकिन इसको ये नहीं पता जिस जगह पे तू आया है वो जगह पे ही तो पला बड़ा है जो वो राणा सांगा को चप्पे चप्पे का पता है। राणा सांगा ने अपने सैनिकों को कहा कि बाबर हमारे खिलाफ तुलगमा अपनाएगा। अब सोचो, जो पद्धति भारत में लेके ही बाबर आया है राणा सांगा को पता है, और राणा सांगा पहले उन झाड़ियों में ही गया, जितने भी सैनिक झाड़ियों में छुपे हुए थे सबको निपटाया। बाबर नामा में लिख रखी है ये बात कि राणा सांगा के सामने तुलगमा फेल हो गई। तुलगमा पद्धति थी ना ये, दो दो तरफ छुपा के रखना, राणा सांगा ने निपटा दिया सबको और पहुंच गया मैदान में। राणा सांगा हाथी पे बैठा हुआ था, देखते ही घबरा गया बाबर। तो बाबर ने कहा तुलगमा के आदेश दो, लेकिन तुलगमा से कोई नहीं आया। तब बाबर ने तोप चलवा दी। अब तोप मेवाड़ी सेना यानी राजस्थानियों ने पहली बार देखी थी। अब जब तोप चली तो सबकी एक ही आवाज, भाई यू क्यों हो रहा है। मतलब सारे राजस्थानी एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। तब सिर्फ 20 मिनट में राणा सांगा घायल हो गया। 20 मिनट के युद्ध में राणा सांगा घायल हुआ और घायल राणा सांगा को उसके सैनिक उठा ले गए। तब यह युद्ध जीत गया बाबर। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। आप ये समझ लो, इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, इसी युद्ध में गाजी की उपाधि। पूछ लिया जाता है कौन से युद्ध में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर की सेना ने मना किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में। बाबर ने कौन सा नारा दिया था? जिहाद का। जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। और बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद। ये था जी खानवा का युद्ध। इसके बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ जी, अब्दुल रहीम ने इसका फारसी में अनुवाद किया था बाद में। जो लोग पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं उनको नहीं करवाता मैं पीडीएफ। अब बोलो, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, पहले युद्ध खत्म होंगे उसके बाद मैं पीडीएफ आप लोगों को दूंगा। और ये भी मैं इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पीडीएफ बनती है। मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता तो मैं पीडीएफ नहीं देता किसी को। तो जो मैं करवा रहा हूँ वही पीडीएफ है। आप खुद अपने नोट्स बनाओ। आपके नोट्स से खूबसूरत हो सकता है क्या कुछ? राणा सांगा का क्या हुआ? राणा सांगा को 1528 में तोमरों ने जहर दे दिया था। राणा सांगा बाद में जहर के कारण मारा गया था, और ये जहर 1528 में दिया था। खानवा का युद्ध 27 में, जहर 28 में। राणा सांगा की युद्ध में डेथ नहीं हुई, राणा सांगा को जहर देने के कारण डेथ हुई थी 1528 में। इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो बताइए जी। गाजी अल्लाह का ही दूसरा रूप होता है जी, क्योंकि जिहाद का नारा दे रखा था। सैनिकों को कहा था तुम बच गए तो तुम अल्लाह की गोद में जाओगे और ये खुद अल्लाह बन जाएगा। गाजी
मतलब जो इस्लाम धर्म के पंडित होते हैं ना, वो मूवी देखी होगी आप लोगों ने, गदर। और गदर में जब वो सीन चल रहा होता है ना कि तारा सिंह इस्लाम कबूल करेगा, तो इमरीश पुरी के साथ एक इस्लाम की पूरी पोशाक में आते हैं एक गाजी साहब। वो पूछते हैं तुम्हें इस्लाम कबूल है? तब सनी देओल बोलता है कि काशी काबा एक है राम रहीम। तो वो जो उनसे पूछ रहा था वो था गाजी। गाजी इस्लाम धर्म के पंडित होते हैं। क्लास में क्या चेंज करवाना है जी? हो गया ना? टाइम चेंज करवाना है? नहीं होगा। आगे देखिए। बहुत अच्छी बात है रिंकू, वेरी गुड। काफी स्टूडेंट हैं जो पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। अब देखिए जी आगे, चंदेरी का युद्ध। अभी तो 11 युद्ध हुए हैं बस। देखिए जी, चंदेरी का युद्ध मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। आप लोगों को युद्ध में सिर्फ सन याद रखना है, प्रॉपर डेट सिर्फ पानीपत के युद्ध की पूछी जाती है, और पानीपत के तो तीनों में करवाऊंगा ही। देखिए जी, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, पानीपत फर्स्ट, तो इब्राहिम लोदी के साथ था उसका भाई महमूद लोदी, और बाबर सारे अफगानियों को मारना चाहता था। ये भी अफगानी है, लोधी जो होते हैं वो अफगानी मुसलमान होते हैं, बाबर तुर्की था। तो सारे अफगानियों को मारना चाहता था, लेकिन महमूद लोदी पानीपत के मैदान में बच के निकल गया था, और ये राणा सांगा के साथ था। इसका मतलब जो खानवा का युद्ध हुआ था वहां इस बंदे ने राणा सांगा का साथ दिया था, महमूद लोदी वहां भी था। लेकिन खानवा के युद्ध में जब बाबर जीत गया ना, तो ये यहां से भी भाग गया था, और ये यहां से भाग करके पहुंचा चंदेरी के राजा के पास। उस समय चंदेरी का राजा था मेदनी राय। तो ये मेदनी राय के पास पहुंचा जी महमूद लोदी। अब बाबर इसको यहां से जानता है जी। बाबर को लगा ये बच कैसे गया, खानवा के युद्ध में देखा ये बच कैसे गया, यहां से भी भाग गया। अब बाबर इसका पीछा करते करते चंदेरी पहुंचा। चंदेरी के राजा ने कहा रुको बाबर, इससे भिड़ने से पहले मेरे से गुजरना होगा, मुझे मारना पड़ेगा। बाबर ने कहा ठीक है तुम्हें मार देते हैं, भाई मैं पहले इब्राहिम लोदी को मार चुका हूं, राणा सांगा को हरा चुका हूं, तुम क्या हो। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में मेदनी राय और बाबर के बीच। बाबर ने इसका कर दिया काम, लेकिन महमूद लोदी यहां से भी भाग गया। देखो पानीपत की पहली लड़ाई से भागना शुरू किया था महमूद, यहां भी भागा, यहां से भी भाग गया। अब बाबर इसके पीछे पड़ेगा और वो फिर अगला युद्ध होगा। एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बैकग्राउंड में मार्कर क्या ये वाला जो येलो चल रहा है ये? बाबर का क्या हुआ फिर? बाबर का तो अभी बहुत कुछ होना है। नहीं जी, ट्रिक वगैरह नहीं होगी जी। ट्रिक के लिए तो आप लोगों को किसी और से पढ़ना पड़ेगा। मुझे ट्रिक पसंद नहीं है, ना मैं करवाता। इस युद्ध में बाबर जीत गया। ये मालवा के पठार में पड़ता है जी। चंदेरी का राजा था मेदनी राय, मेदनी राय। जी अब ठीक है, अगले युद्ध की तरफ चलते हैं। महमूद लोदी बच गया और बच करके भाग गया बिहार। अब बिहार में घाघरा नदी है, घाघरा के नदी के पास
1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी यहां घाघरा में पहुंचा जी, नदी है, बिहार में एक जगह भी है, और बाबर भी इसके पीछे पहुंचा। तब बाबर ने घाघरा के युद्ध में फाइनली महमूद लोदी को मार दिया था। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ये महमूद लोदी वही है जो पानीपत की पहली लड़ाई से भागा, खानवा के युद्ध से भागा और चंदेरी के युद्ध से भागा, फाइनली इसको घाघरा के युद्ध में पकड़ लिया, मार दिया। अब बाबर भारत में आने के बाद 4 लड़ाइयां लड़के, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, चारों लड़ाइयां जीत के पूरे भारत पे साम्राज्य स्थापित कर चुका है। मुगल अब पूरे भारत में राज कर रहे हैं जी। 1526 से लेके 1530 तक बाबर ने भारत पे राज किया, लेकिन देखा जाए तो 1526 से लेके 1529 तक तो बाबर ने सिर्फ युद्ध किए हैं। 1526 से लेके 1530 तक बाबर का राज, 1529 तक तो लगातार युद्ध किए, यानी कि बाबर चैन से तो बैठा ही नहीं है, अब भी नहीं बैठेगा। 1530 में हुमायूं बीमार हो गया। हुमायूं को गले की बीमारी हो गई, गले में बीमारी हो गई हुमायूं को, और तब बाबर टेंशन में हो गया कि फ्री बैठने का टाइम तो अब आया था। लगातार लड़ाइयां की, भारत में 26 में पहुंचा, 26, 27, 28, 29 लगातार लड़ाई की, 30 में बीमार हो गया बेटा। तब बाबर ने हुमायूं को बहुत जगह दिखाया, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बात नहीं बनी। तब बाबर ने भगवान से, अपने अल्लाह से दुआ की कि हे भगवान मेरा बेटा ठीक हो जाए, भले ही ये बीमारी मुझे हो जाए। भगवान ने बाबर की सुन ली। 1530 में हुमायूं ठीक हो गया और बाबर बीमार हो गया। सेम बीमारी बाबर को ही, गले की बीमारी थी, और बाबर आगरा में इस बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। ध्यान दें, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई है, जबकि बाबर का मकबरा काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में। तो इसके बारे में बताइए जी, कुछ पूछना है तो आप लोगों को। अब तो मार्कर वाली दिक्कत नहीं आ रही ना? थैंक यू सतीश जी। बाबर का मकबरा अकबर बनवाएगा जी बाद में, अकबर इसका पोता। पहले आगरा में दफनाया था इसको हुमायूं ने, क्योंकि बाबर की इच्छा थी मुझे काबुल में दफनाया जाए, आखिर आया भी तो काबुल से था ना। लेकिन हुमायूं ने इसको आगरा में दफना दिया, बाद में अकबर इसका मकबरा वहां बनवाएगा। 1529 में अफगानों को हराया था वो महमूद लोदी, अफगान ही है। किसको कहां दफनाया गया? ये जो ट्रिक वाले लोग हैं ना, बड़े अजीब लगते हैं मेरे को। ऐसी आदत होगी कि भविष्य में अपने बच्चों के नाम भी ट्रिक से याद रखोगे फिर। ये तो जी बाबर ही जाने कि क्यों करता था अपने पिता से इतनी नफरत। बाबर के बाद हुमायूं राज करेगा ना। देखो मेरा मानना तो ये है, अगर आप अच्छा पढ़ना जानते हैं या फिर अच्छा पढ़ाना जानते हैं तो ट्रिक की जरूरत नहीं है। ट्रिक तो एक आदत बिगाड़ने वाली चीज है ना। बाबर की मृत्यु किस उम्र में हुई थी?
आप लोग देख सकते हो 17 साल तो पिछले हो गए और 30 ये 47। फोर्टी सेवन में इसकी पीडीएफ यहीं से देंगे जी हम, लेकिन युद्ध पूरे होने के बाद, अभी नहीं मिलेगी। अब चलिए जी आगे, ये वाली इंफॉर्मेशन बड़ी काम की है, पेपर में आती है। उसके बाद है जी चौसा का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगलों की राजधानी आगरा रहेगी जी, आगरा रहेगी। आगरा से दिल्ली शिफ्ट करवाई जाएगी शाहजहां के समय में 1638 में। घाघरा बिहार में है जी। मुगलों की राजधानी आगरा रहेगी। अब आगरा पे केंद्रित करेंगे क्योंकि आगरा से ये मेवाड़ को कंट्रोल कर सकते थे। 1935 क्या लिखा आपने? क्या रिप्लाई करना है विकी प्रजापति जी? चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं अगले युद्ध की तरफ। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। समझ लीजिए क्या है ये युद्ध। बाबर के बाद हुमायूं राज करता है जी, और हुमायूं ने 1530 से लेके 40 तक व 1555 से लेके 56 तक राज किया था। हुमायूं ने 1530 से लेके 1540 और 1555 से लेके 56, यानी कि 2 बार भारत पे राज किया था। शुरू में 10 साल राज किया और फिर 1 साल तक राज किया था। टोटल 11 साल तक राज किया था बाबर ने, सॉरी हुमायूं ने। हुमायूं जब राजा बना तो ये इतना पावरफुल नहीं था। हुमायूं जब दिल्ली और आगरा पे राज कर रहा था तो हुमायूं में वो वाली बात नहीं थी जो कि बाबर में थी, क्योंकि ये बाबर का बेटा है और सब कुछ इसको विरासत में मिला है। बाबर ने तो मेहनत की थी, हुमायूं ने मेहनत नहीं की थी। कंफर्म ही है जी, ये बाबर ने दुआ की थी भगवान से, फिर वो बीमारी उसको हो गई थी, फिर वो उस बीमारी से मारा गया। देखिए जी, अब हुमायूं जो है शराब और अफीम का शौकीन था। शराब और अफीम का शौकीन था। और हुमायूं की सारी हरकतें देखे, देखो आगरा से आगे जाओ बिहार में, हुमायूं की सारी हरकतें देख के बिहार का गवर्नर परेशान था इससे। उस समय बिहार का गवर्नर था शेर खान। यही भविष्य में शेरशाह सूरी बनेगा, शेर खान या फिर शेरशाह। बिहार का गवर्नर था हुमायूं के समय, बिहार का गवर्नर था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने सोच लिया जिस दिन मुझे मिल गया मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा राजा हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हुमायूं शराब और अफीम का शौकीन था और इतनी वो वाली बात नहीं थी, क्योंकि हुमायूं ने करना भी क्या है, बाबर ने सब कुछ कमा के दे दिया है इसको। तब हुमायूं एक बार 1539 में बंगाल गया हुआ था। हुमायूं 1539 में बंगाल गया हुआ था। जब बंगाल से लौट रहा था तो लौटते हुए बिहार में इसको घेर लिया जी शेर खान ने। बिहार में एक जगह है चौसा, चौसा नाम की जगह पे घेर लिया शेर खान ने। तो हुमायूं और शेर खान के बीच यहां पे युद्ध हुआ था जी। हुमायूं और शेर खान, एक तरफ हुमायूं दूसरी तरफ शेर खान। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ इन दोनों के बीच। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेर खान के बीच। इस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया जी।
शेर खान ने हुमायूं को हराया। बाबर का बेटा मुगल बादशाह शेर खान से हार गया। चौसा के युद्ध में बंगाल से वापस लौट रहा था, हार गया, लेकिन जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा। हुमायूं जान बचाने के लिए गंगा में कूद गया और गंगा में इसकी जान बचाई एक नाव चलाने वाले ने, जिसका नाम था निजामुद्दीन भिश्ती। निजामुद्दीन भिश्ती एक नाव चलाने वाला, इसने इसकी जान बचाई। तब हुमायूं ने इसको, निजामुद्दीन भिश्ती को, एक दिन का शासक बनाया था। हुमायूं ने निजामुद्दीन भिश्ती को एक दिन का शासक बनाया था जी, एक दिन का शासक। ठीक है, पूछ लिया जाता है इतिहास में एक दिन का शासक कौन बना था? निजामुद्दीन भिश्ती। इसी ने चमड़े के सिक्के शुरू किए थे। निजामुद्दीन भिश्ती ने ही चमड़े के सिक्के शुरू किए थे जी। ठीक है, तो 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा के युद्ध में शेर खान बिहार के गवर्नर ने इसको हराया। वजह क्या थी? परेशान था इससे। हराने के बाद हुमायूं गंगा में कूद गया, गंगा में जान बचाई निजामुद्दीन भिश्ती ने। निजामुद्दीन भिश्ती को हुमायूं ने एक दिन का शासक बनाया था। ठीक है, अब पूछिए इसके बारे में। लेदर कॉइन्स, हाँ, चमड़े के सिक्के इसी ने शुरू करवाए थे। शेरशाह का रियल नाम था फरीद और इसको शेर खान की उपाधि दी थी। शेरशाह का रियल नेम था फरीद और शेर खान की उपाधि दी थी बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी ने इसको उपाधि दी थी शेर खान की, और बहार खां लोहानी इससे पहले बिहार का गवर्नर था। ठीक है, आप लोगों को इस तरीके से, हाँ जी, जिसका बाप कभी नहीं हारा वो एक युद्ध में हार गया। आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। फेसबुक पे विजय शर्मा के नाम से मेरी आईडी है। इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो विजय शर्मा। छियालीस 88। फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो आप लोग, इंस्टाग्राम पे भी विजय शर्मा 4688, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जी। नमस्कार। और बताइए जी, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोगों को? टेलीग्राम चैनल बहुत जल्द बनाएंगे जी, बहुत जल्द। हाँ जी, पीडीएफ भी मिलेगी इसकी, वो तो आपको ऐप से ही प्रोवाइड हो जाएगी ना। पीडीएफ आप लोगों को ऐप से ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। बोट चलाने वाले का नाम था निजामुद्दीन भिश्ती। निजामुद्दीन भिश्ती जी। आ गया समझ में? अब चलते हैं अगले युद्ध की तरफ। अब हुमायूं देखो इस युद्ध में बच के निकल गया था, गंगा नदी में कूद गया था। आगे देखिए जी, अगला युद्ध है कन्नौज का युद्ध। याद हो जाता है जी? अगला युद्ध है जी कन्नौज का युद्ध, सॉरी, हाँ, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। अब देखो, जो हुमायूं चौसा के युद्ध में हार गया था, वो आजकल परेशान चल रहा है। उसके मन में ये चल रहा है कि मैं हार कैसे गया, क्या वजह है कि मैं हार गया, क्यों एक शेर खान नाम के गवर्नर ने, जो कि हमारे ही नीचे काम करता, उसने मुझे हराया। हुमायूं परेशान था कि शेर खान ने मुझे हरा कैसे दिया। तब हुमायूं, देखो पहले युद्ध में है ना, इसके पास तोप भी नहीं थी, ये सिर्फ घूमने फिरने गया था उधर। तब हुमायूं ने दोबारा 1540 में पूरी तैयारी के साथ दोबारा शेर खान पे अटैक करने की कोशिश की।
शेर खान को संदेश भिजवाया, पिछली बार तो तोप नहीं थी मेरे पास, अब की बार आजा। तब हुमायूं 1540 में खुद तोप वगैरह लेके पूरी तैयारी के साथ अटैक करता है शेर खान के ऊपर। अब ये दोनों भिड़ते हैं कन्नौज में। इसको जब पता चलता है कि कन्नौज में एक पहाड़ी के ऊपर शेर खान बैठा हुआ है, शेर खान पहाड़ी से नीचे नहीं उतरता, चालाक था ये बहुत। और हुमायूं इसका वेट करता करता 1 महीने तक वहीं बैठा रहा, भाई नीचे आ तेरे को मैं देखता हूँ, क्योंकि ऊपर ये तोप लेके नहीं जा सकता था। तब 1 महीने के अंदर अंदर बारिश हो गई, बारिश होते ही शेर खान नीचे आ गया और बारिश में तोप खराब हो चुकी थी। तब हुमायूं और शेर खान एक बार फिर आमने सामने हुए 1540 में कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध को ही बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1540 में हुआ था हुमायूं और शेर खान के बीच। यानी कि सेम वही युद्ध, चौसा का युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ था, कन्नौज का युद्ध भी इन दोनों के बीच हुआ। इस युद्ध में अगेन हुमायूं हार गया एक बार फिर। अब की बार तो हुमायूं ने खुद बुलाया था ना कि अब की बार देख लूंगा, देख तो लेगा, लेकिन कन्नौज के युद्ध में शेर खान पहाड़ी के ऊपर था, 1 महीने तक नीचे नहीं उतरा। जब बारिश हो गई, बारिश होते ही नीचे आ गया, तब तक तोप खराब हो चुकी थी और इसको इतनी अकल नहीं थी कि तोप को ढकना भी होता है। इस युद्ध में हुमायूं ने देखा तोप चली नहीं, हुमायूं ने कहा भागो, और हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया। हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया जी काबुल, अपने भाई कामरान के पास, ठीक है। और भारत में शुरू हो गया सूरी वंश, शेर खान या फिर शेरशाह सूरी का वंश। ये था जी कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। इसके बारे में बताइए जी, तब तक थोड़ी सी चाय हो जाए। हुमायूं का भाई था कामरान, कामरान कामरान। शेरशाह की उपाधि शेरशाह गद्दी पे बैठने के बाद धारण करता है जी। और हुमायूं का भाई, वैसे इसके भाई थे सबसे पहले कामरान, एक था हिंदल और एक था अस्करी। तो हुमायूं सबसे पहले इसके पास भागा था काबुल में। हिंदल मेवाड़ में था और अस्करी संभल में था, संभल यूपी में है। और पूछिए, हुमायूं कहाँ भागा? हुमायूं कामरान के पास भागा था काबुल में। 3 भाई है ना इसके। काबुल कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में है भाई, इतना तो पता होगा। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। हाँ, इसके चाचा का लड़का था, इसके नहीं, बाबर के चचेरा भाई था, सुलेमान मिर्जा। क्लास को जी 1.25 घंटा हो गया। आ रहा है समझ में?
अस्करी, अस्करी है, संभल में रहता था, चौथा बेटा। 1.25 घंटा हो गया जी क्लास का। संदीप कुमार। जो लोग लेट जुड़े हैं वो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। बस 5 मिनट और है जी। चलिए जी, आगे चलते हैं अगले युद्ध की तरफ। अगला युद्ध है जी मच्छीवाड़ा। हुमायूं 15 साल तक भटकता रहा। कभी काबुल, कभी मेवाड़, कभी ईरान। 15 साल तक धक्के खाता रहा। उसी दौरान अकबर का भी जन्म हो जाएगा, ठीक है। इसी दौरान हुमायूं अमरकोट में भी गया था। अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान में है। और यही 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो। हमीदा और हुमायूं का बेटा था अकबर। तो हुमायूं ने कभी काबुल में धक्के खाए, कभी मेवाड़ में, कभी ईरान में, जगह जगह भटकता रहा। हुमायूं 15 साल तक भटकता रहा जी। इधर भारत में सूरी वंश शुरू हो गया था। और सूरी वंश 1540, जब हुमायूं भाग के गया था ना कन्नौज के युद्ध के बाद, तब शुरू हुआ था और 55 तक चला सूरी वंश। सूरी वंश चल तो पाता। सूरी वंश का जो पहला शासक बना था शेरशाह सूरी, वही शेर खान जिसने हुमायूं को भगाया था, ये सिर्फ 5 साल तक जीवित रहा था जी। 1540 से लेके 1545 तक सूर्यवंश 15 साल तक चला। यानी 15 साल जब हुमायूं ने वहां बिताए ना, वही 15 साल यहां सूर्यवंश चला है। लेकिन सूर्यवंश का पहला शासक सिर्फ 5 साल तक चला था। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी आए, जिनमें इस्लाम सूरी, सिकंदर सूरी, और इन लोगों ने 10 साल तक बस टाइम पास किया। यानी कि 1545 से लेके 55 तक। और हुमायूं को जब पता लगता है कि शेरशाह सूरी मारा जा चुका है, अब कोई डर नहीं है, उसके बेटे काम के नहीं है, तब 15 साल बाद, यानी 40 में भागा था, 15 साल बाद 55 में हुमायूं एंट्री करता है जी वापस। हुमायूं 15 साल बाद, अकबर भी अभी 12-13 साल का हो गया, अकबर भी वही है, काबुल में है अकबर, ठीक है, लेकिन पैदा हुआ था अमरकोट में। ये सारी कहानी कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेटेजिक है, बाकी सब तो रियल बैच में चल रहा है, ठीक है। हुमायूं 15 साल बाद जब लौटा तो शेर खान तो मारा जा चुका था ना, उसके उत्तराधिकारी थे। इन सभी उत्तराधिकारियों को हम अफगानी कहते हैं, अफगानी। हुमायूं शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी अफगानी, क्योंकि वो भी अफगानी था। इन अफगानियों में एक नाम है इस्लाम सूरी और एक नाम है सिकंदर सूरी। तो हुमायूं और अफगानी 1555 में एक जगह पे भिड़ गए, जो जगह है पंजाब में, जिसका नाम है मच्छीवाड़ा। इसी घटना को मच्छीवाड़ा का युद्ध बोलते हैं जी। मच्छीवाड़ा भी कह सकते हो और इसी को सरहिंद भी कह सकते हो। सरहिंद या फिर मच्छीवाड़ा 1555 में, एक तरफ हुमायूं, दूसरी तरफ अफगानी। और इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानियों को बुरी तरह से हराया। हुमायूं 15 साल बाद वापस आया जी। और 15 साल बाद हुमायूं का दोबारा कार्यकाल शुरू हुआ। हुमायूं ने भारत पे दोबारा 1555 से 56 तक राज किया। ये मैंने पिछले युद्ध में बताया था ना कि 2 बार कार्यकाल है। शुरू में 1530 से 40,
40 में इसको भगाया। इधर सूर्यवंश शुरू हुआ, हुमायूं 15 साल तक धक्के खाए, कभी काबुल, कभी मेवाड़, कभी ईरान, अमरकोट में गया, वहां पे अकबर पैदा हुआ, सारा कुछ हुआ। 15 साल बाद वापस आया, अफगानियों को मार के शेर शाह सूरी के वंश को खत्म करके 56 तक खुद राज करेगा। लेकिन 1556 में हुमायूं, एक जगह है शेर मंडल, और शेर मंडल भवन में हुमायूं ने खुद एक लाइब्रेरी बनवाई थी। हुमायूं के बनवाई हुई खुद लाइब्रेरी थी, और हुमायूं इस लाइब्रेरी में आके भाषण देना शुरू कर देता है कि जिंदगी में मैंने जितने धक्के खाए हैं, जितना लुढ़कता हुआ मैं गया हूं, इतना कोई नहीं लुढ़का होगा। कहाँ कन्नौज चौसा के युद्ध में निजामुद्दीन भिश्ती ने जब बचाया था, वहां से लुढ़कता लुढ़कता देखो कहाँ 15 साल तक धक्के खाए, पूरी जिंदगी लुढ़कता रहा। हुमायूं ने कहा मैं अब कभी नहीं लुढ़कूंगा। इतनी देर में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से पांव फिसल गया और लुढ़कता लुढ़कता नीचे आ गिरा, और हुमायूं की डेथ हो गई। इतिहासकारों ने कहा बड़ा अजीब शासक है, पूरी जिंदगी लुढ़कता रहा, फाइनली डेथ भी लुढ़कने से ही हुई थी हुमायूं। उसी लाइब्रेरी के नीचे सीढ़ियों में गिरने से हुमायूं की डेथ हो गई थी। अगला शासक बनेगा फिर अकबर। इसके बारे में बताइए, कोई दिक्कत है तो। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, 15 अक्टूबर 1542। बताइए कोई समस्या है तो। ये आज का हमारा आखिरी युद्ध है। युद्ध की एक वीडियो और आएगी और फिर आगे चलेंगे हम। मच्छीवाड़ा, हुमायूं और शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों के बीच, ठीक है। और ये मच्छीवाड़ा या सरहिंद नाम की जगह पंजाब में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जी। मुगलों की सबसे पहली और खूबसूरत इमारत यही थी। ताजमहल तो इसी को कॉपी पेस्ट करके बनाया गया है। ताजमहल जो बाद में बनाया वो इसी को कॉपी पेस्ट करके बनाया है। बस ताजमहल की मीनारें हैं, इसकी मीनारें नहीं है। मृत्यु 1556 में हुई, लेकिन HSC हरियाणा जीके की किताबों में 55 दे रखा, वो गलत है, 56 आएगा। चलिए जी, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। आप लोगों को अगली क्लास के बाद फिर PDF मिल जाएगी। शेर मंडल नाम है जी लाइब्रेरी का। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।